नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज का प्रोग्राम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमने ईद के हवाले से रखा है और तीन अहम गेस्ट हमारे साथ हैं। यकीनन हमारी गुफ्तगू ईद के ऊपर तो ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो शख्सियात जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे सिर्फ ईद के ऊपर ही बात की जाए। ज़ाहिर है कई इशूज़ आएंगे, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, मईशत की भी बात हो सकती है और अहम तरीन जो मसला होगा वो कराची के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो हम कुछ समझ लें एक हल्की फुल्की जो है वो आज ये शो है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से इन तमाम इश्यूज़ पर बात कर सकें। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया हमें। मेरे साथ जनाब महमूद मौलवी साहब, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया। मौलवी आपका वो है लेकिन लगते नहीं है मौलवी, मैं आगे चल के बात करूँगा अभी आगे। अब आपको और किस तरह मौलवी लगा? नहीं मैं अभी मैं पूछूँगा, बताऊँगा। मैं तीसरे गेस्ट पे आ जाऊँ पहले। वसीम अख्तर साहब हैं, साबिक़ वज़ीर, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली, साबिक़ मेयर कराची रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया साहब, आपने ज्वाइन किया। चलिए ना महमूद मौलवी साहब से शुरू कर देता हूँ मैं, आपकी तरफ आने से पहले आपने। यस सर, ये मौलवी तो आप लगते नहीं है सर, ना आपकी अपीयरेंस में मौलवी नज़र आता है ना आपकी हरकतों में मौलवीपन है। तो अब आप कैसे देखिए हरकत? सर मैं तो देखता रहता हूँ, आप ये सियासतदान है सर, पब्लिक उनको वॉच करती है। नहीं देखिए, मौलवी जो है हमारा फैमिली नेम है। अच्छा हाँ, वो असल में आज के दौर में तो ये वाले जो मौलवी हैं ये इनका ताल्लुक आपको? आजकल के मौलवी और पुराने मौलवियों में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, उस वक्त जो है पढ़े लिखे लोग जो कि मैं कहूँगा सारे मौलवी नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, मौलवी फाजल की डिग्री होती थी। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ मतलब कोई 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त से जो मेरे परदादा थे तो वो उधर से वो फिर वो मौलवी का तखल्लुस चल अच्छा, ये गया। डिग्री तखल्लुस था वो आपकी तरफ आया वो है। फिर वो चलता लेकिन वो चला जो जनरल मौलवी हैं जो कि आपके नमाज पढ़ाते हैं या मजहबी जिनका रिलेशंस होता है उस तरह के नहीं, मौलवी? उस तरह के से मौलवी साहब जनरल तो हैं लेकिन जनरल मौलवी नहीं है। जनरल मौलवी नहीं है। मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ सर, बात हो गई थी। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि ईद का शो है जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है इंशाअल्लाह अब चंद दिनों बाद जो सूरत हाल है वो ये होगी, उस पर तो बात करूँगा, लेकिन ईद आप कैसे मनाते हैं? ईद का दिन आप किस तरह अपना और अपनी फैमिली का किस तरह आप ईद को मनाते हैं सर? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से और आपको, आपके स्टाफ को और सब तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। ईद हमारी जो है इस दफ़ा काफ़ी फीकी ईद है। फीकी से मुराद ये कि जो कुछ जुल्म सितम फ़लस्तीन में हो रहा है, लबनान में हो रहा है, फिर अब ये ईरान पे बात आ गई है। ईरान का जो सऊदीया या यूएई पे जो रिटेलिएशन है, ज़ाहिर है उनके पास भी ऑप्शन कम है, वो भी वहीं जाएंगे जहाँ से अमेरिकन बेसिस हैं। और ये जो शैतानी इज़राइल ने और अमेरिका ने की है, इससे आलम इस्लाम में बड़ा एक गम गुस्से की लहर है, ज़ाहिर है। और ईरान में जो 160 बच्चियों की मौत हुई उससे बहुत बड़ा, तो हमारी ईद जो है वो फीकी हो गई है। उसमें वो चाशनी जो है वो मोहब्बत की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल अपनी फैमिली के साथ नमाज आप कहाँ पढ़ते हैं? नमाज हम घर के पास ही एक पार्क है, रात पार्क, उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वालिदैन के साथ कब्रिस्तान का एक विज़िट होता है वालिद की कब्र पे और दीगर हमारे जो अजीज़ व अक़ारिब हैं। बस उसके बाद फिर वालदा के पास लंच होता है और शाम को दोस्त अहबाब के साथ कोई। क्या लिबास अमूमन आप ईद में पहनना पसंद करते हैं? कमी शलवार ही होता है, यही जो आज पहना हुआ है, यही ईद का लिबास आपका है। है। अच्छा, ये जो आपके अपने घर में ये फैमिली का डिनर होता है, वालदा क्या होता है? वहाँ सारे भाई बहन आप लोग जमा होते हैं। खाने में ईद में आपको क्या पसंद है जो आप चाहते हैं? अम्मी को बोलते होंगे अम्मी ये बनाइए। हमारे यहाँ जी बरसों से वो वालदा जो है मेरी वो कचरी का कीमा एक बड़ा स्पेशल वो बनाती हैं। वो फिर बंस रोड से कचौरियाँ आती हैं, वो कराची की ख़ास सौगात है।
फिर वो एक दही बड़े वाला है, वो मटके का दही बड़े खिला। अच्छा, उसको भी ये रेगुलर है, ये रेगुलर ईद में हमें पता है हर ईद पे ये अम्मी ने करना है। हाँ। ये ज़रूर उन्होंने करना है। हालांकि अब फैमिली बढ़ गई है, भांजे भतीजियों की भी शादी हो गई है माशाल्लाह, तो वो लोग भी आते हैं। तो ईद का नाश्ता कहाँ करते हैं आप? वालदा के साथ। वालदे के यहाँ होते हैं। तो दोस्तों के लिए कभी तकरीब करते हैं, कुछ खाना वाना बनाते हैं? महमूद मौलवी साहब है, वसीम अख्तर साहब को बुलाते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, ये मौलवी साहब का जिम्मा है, ये मौलवी साहब करते हैं। हाँ। और यही सबको बुलाते हैं। आपको बुलाते हैं? ये हमारे ग्रुप में एंकर पर्सन आपको बुलाते हैं? सवाल ही नहीं पैदा मेरे बगैर मौलवी साहब कोई तकरीब कर दे। तो अपनी बात करूंगा सर, मौलवी साहब अगर मेरे बगैर कोई तकरीब कर दें तो वो बस समझे उस दिन तो फड्डा है। नहीं होता है, फड्डा है सर, हो ही नहीं सकता है। तो आजकल अली जैदी की जगह आप आ गए। अरे सर आप बताएं सर। अली जैदी को कोई रिप्लेस नहीं। अच्छा सर, वो तो एक बड़ी अहम शख्सियत है आपके दोस्तों में। जी। बड़ा कदर है सबका। मौलवी साहब कैसे ही? मेरे ख्याल से देखिए वही रूटीन है सबके यहाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है। जैसे नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना। करते हैं नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मैं जो है यहाँ पे पढ़ता हूँ, जो है आयशा मस्जिद में, या कभी जो है सुल्तान मस्जिद में। मेरे को कोई मैं हार्ड एंड फास्ट में, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एमएनएज, मिनिस्टर्स, गवर्नर नहीं। जब गवर्नर साहब होते थे तो फिर गवर्नर हाउस में चले जाते। हाँ, जब मेयर आप होते तो उस वो देखिए ना, एक जमाना था जो हम पोलो ग्राउंड जाते थे। यस, मतलब बड़ा होता था कि जी पोलो ग्राउंड में नमाज पढ़ा, और अगर सेकंड थर्ड लाइन में भी मिल जाता था, बड़ी बात। और वेट करते थे बड़े लोगों का। मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना, वो अब टाइम चला है, वो वक्त की बात। अब कहीं भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद सीधा कब्रिस्तान जाते हैं। उसके बाद बच्चों के, फिर उसके बाद हमारे घर आ जाते हैं, क्योंकि घर में मैं सब में बड़ा हूँ, तो मेरी वालदा भी मेरे साथ ही रहती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ठीक है ना। तो वो हम सब हमारे यहाँ आ जाते हैं। वही रूटीन जैसे नाश्ता हमारे यहाँ होता है। क्या नाश्ते में हमारे यहाँ जो है हमारी बेगम साहब बनाती है दम का कीमा जिसको बोलते हैं ना, और फिर वो पराठे, और जो है शीर खुरमा, और ये सब मतलब हैवी जिसको बोलते हैं ना, हैवी नाश्ता होता है जिसमें फिर ब्रंच की जरूरत ही नहीं होती है। फिर डिनर करते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर डिनर भी आप ही के यहाँ होते हैं? डिनर मेरे यहाँ नहीं होता, फिर डिनर अपने अपने यहाँ होता है, मगर हमारे यहाँ बड़ा हैवी जिसको ब्रंच जिसको बोलते हैं ना, वो नाश्ता जो हो जाता है, जिसमें कोई ऑमलेट खा रहा है, कोई जो है। ये लिबास तो बड़ा जबरदस्त आपने पहना हुआ है। कराची में है, और मेरे ख्याल से शलवार कमीज के अलावा तो मेरे ख्याल से लिबास एक ज़माना ये था कि मुझे याद है कि हम पैंट शर्ट पहनते थे, ठीक है ना, तो और उसके साथ कुर्ता पजामा होता था, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा, सफ़ेद रंग का कुर्ता होता था। सिंबल ले लिया इन लोगों ने, ले लिया, उसको बदनाम कर दिया कुर्ता पजामा। वो सफ़ेद कुर्ता जो है ना, और उसके जो कंजी लगा के सफ़ेद कुर्ता और पजामा, हमने तो मतलब सारा चूड़ीदार पजामा भी कुछ लोग पहनते, चूड़ीदार भी होता था, दूसरा पजामा भी होता था, और वो टोपी भी जो है ना, देखिए वो सफेद मतलब रंग की जो टोपी होती थी, और पूरी कल्चर जो है, मैं तबाह कर दिया इन लोगों ने। मतलब वो कल्चर, अगर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, हमारी वजह से बचा हुआ है। वरना इस शहर पे इतना इन्फ्लक्स है कि कल्चर तो पता नहीं कहाँ चला गया, मिक्स हो गया। देखिए कल्चर जो है शहर से निकल गया, वरना बड़ा कल्चर था जो आप मस्जिद में जाते थे, ठीक है ना। और निश्तर पार्क, मुझे इसलिए निश्तर पार्क याद है क्योंकि मेरी रिहाइश सोलजबाजार थी, हम नमाज पढ़ने निश्तर पार्क जाते थे, और निश्तर पार्क में बड़ा इज्तिमा होता था, क्योंकि निश्तर पार्क पॉलिटिकल एक हब था उस वक्त। आऊँगा मैं, पॉलिटिक्स में भी आऊँगा मैं, ज़रा वसीम भाई से पूछता हूँ कि वो कैसे ईद मनाते हैं, किस तरह ईद मनाते हैं। देखिए, तरीके तो सारों के तकरीबन ईद के एक ही होते हैं कि नमाज के बाद फैमिली के पास, जैसे बड़ी बहन है या बड़े भाई हैं, उनके घर जाना होता है। अब सब अलग अलग ही हो गए हैं, तो उनके घर जाते हैं, उनके यहाँ जो किसी एक जगह पर मखसूस आप या कभी किसी के घर नहीं, बड़ी बहन है जैसे, जो भी बड़ा है, जो बड़ा है उनके घर जाते हैं, तो सब वहीं आते हैं फिर, क्योंकि माँ बाप रहे ही नहीं, तो फिर उनके यहाँ जो भी पका हुआ होता है, यही डिशेज होती हैं सर। यही शीर खुरमा तो होता ही होता है। और मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले, जैसे गवर्नर साहब ने बात की है ना कि इस ईद पे सच पूछें तो निहाल साहब है सर। नहीं, आप किसकी मैं इमरान इस्माइल साहब की बात कर रहा हूं। साबिक गवर्नर की बात कर रहे हैं। नहीं, गवर्नर हमेशा गवर्नर होता है। अच्छा, जिस तरह सेनेटर होता है। तो देखें, इस बार
मतलब जो जहन में आती हैं चीज़ें, ईद मनाने का दिल भी नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। ये जो पूरे दुनिया में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे जुल्म हो रहा है, और फिर हम अपने घर आ जाएं, अगर कराची या पाकिस्तान में ले लें, जो हालात हैं यहाँ, अभी 3 दिन पहले, मैं बदमज़गी नहीं चाह रहा, 3 दिन पहले 4 लोग डंपर के नीचे आके अल्लाह को प्यारे हो गए। सादगी से मनाएंगे सर ये? बिल्कुल सादगी से मन रहा है। एक ही फैमिली के साथ मेरे ख्याल से 2 तो सुना था मैंने। तो हम रोज़ ये जनाजे लोगों के घरों में उठ रहे हैं, कैसी ईद। हाँ, नमाज तो पढ़ता है आदमी, रिश्तेदारों में भी जाता है, खाता भी है, मगर अंदर से दिल बिल्कुल ही टूटा हुआ है जो हालात हैं। और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि एक मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा, आप ईरान में देखें ना, कितनी बच्चियां एक साथ 168 प्यारी कर दी, मतलब कैसे ईद मनाए। लेकिन बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा, और ये इम्तहानात, जैसे उन्होंने कहा कि गजा में भी तो हमने बच्चों की बड़ी, अभी गुल प्लाजा निमटा है, वो भी बहुत, उनके घरों में क्या हाल होगा, कौन सी ईद, ठीक है ना। तो बहुत ये जो आपने सवाल किया है हम सबसे, इसका मैसेज साहिब इक़्तिदार पे जाना चाहिए कि हम तीनों जो बैठे हैं वो सियासत से ताल्लुक़ है, तो हमारा दिल दुखा हुआ है। साहिब इक़्तिदार को कोई मेजर्स लेने चाहिए इनको ठीक करने के लिए। लेकिन सर, ईद एक ऐसा त्यौहार है जो आपने अगर उसको खुशी से नहीं मनाना है तो सादगी से तो मनाना पड़ेगा। नमाज का एक सिलसिला होगा, जाएंगे, मुलाकात होगी, और इसमें बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि उन फैमिलीज़ के घर भी जाते हैं जो जिनके यहाँ आपके, हमारी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हमारी रिवायत रही है, जैसे जिना ग्राउंड में पहले हम नमाज़ पढ़ा करते थे, अब पोलो ग्राउंड में पढ़ते हैं, और फिर हमारे यहाँ रिवायत थी कि जितने भी सियासी हवाले से कारकुन शहीद हुए हैं उनके घरों में जाया करते थे हम, उनके माँ बाप से बैठ के बात करना, लेकिन अब भी मतलब आप तीनों इसी पे तो आपकी बड़ी बहन का एक और भी है कि मेरे हाँ। साथ मेरी 2 बहनें कोई विदिन 6 मंथ्स एक्सपायर की हैं, बड़ी बहनें, तो हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा वैसे ही वो चीज़ है। लेकिन सर, आप क्योंकि तीनों ठीक है, तीनों पॉलिटिशियंस हैं, तीनों कराची की अहम पोजीशंस आपने संभाली है, तो अभी भी कराची के अंदर जिसका जिक्र आपने किया है कि जी लोगों के यहाँ गुल प्लाज़ा है, या लोगों के यहाँ जो डंपर के नीचे आए, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डंपर के नीचे आए हैं, तो इस ईद के मौके पे यकीनन आप तीनों को जो गुल प्लाज़ा वाले सानिया में जो लोग हैं उनके घर तो जाना चाहिए ना सर, ये तो आपकी जिम्मेदारियों में आता है। बिल्कुल, यू राइट। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा जो ईद में इन जगहों पर आपकी जाना होगा, चाहे दूसरे दिन चले जाएं, तीसरे दिन चले जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वसीम जब जिक्र कर रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि प्रोग्राम ख़त्म हो तो मैं फिर इनसे गुजारिश करूं कि हम सारे मिलकर चलते हैं। जाना चाहिए, जाएंगे महमूद मौलवी साहब। देखिए, बदकिस्मती है ना कि जो डंपर माफिया जिसको बोले या जो भी आप नाम दें, देखिए ये जो मैं तो कहूँगा शहादतें होती हैं जो डंपर के नीचे, लेकिन ना ये इतना रैश चलाते हैं, वो जब ऊपर बैठते हैं ना तो उनको जो है बदकिस्मती से वो लोग नीचे वाले इंसान नहीं समझते जब वो इतनी ऊंचाई पे बैठते हैं। और फिर जो है आप ये देखें, आए दिन अगर आप एवरेज निकालें मोटरसाइकिल वाले, ये नहीं कहूँगा कि 100% जो है डंपर वालों का, देखिए गवर्नमेंट आपके स्कूटर वाले भी तो ऐसी उछल कूद करते, मगर उसकी वजह देखिए आप मारते हैं, लगते ही नहीं। देखिए आप फारिश में चले जाएं, लाइन ही अलग है मोटरसाइकिलों की। मैं आपको बताऊं, वियतनाम में गया हूं, मतलब पूरी लाइन है जिसमें हजारों मोटरसाइकिलें चल रही हैं। तो कुछ कानून बनाना चाहिए। और कानून तो है सर, इम्प्लीमेंटेशन की बात। देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो किसी कानून का नहीं है ना इस मुल्क में, यही मैं पूछ रहा हूँ ना। देखिए किसी शख्स से मैंने पूछा कि यार, किसी ने कहा कि देखें सर, इसका ताल्लुक जो है ना वो पढ़े लिखे होता है, तालीम होनी चाहिए तो आदमी दुरुस्त हो जाता है। तो मैंने उनको एक मिसाल दिया, मैंने कहा यही लेबर क्लास जब दुबई और कतर में उतरती है तो सीधी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जब आ रही होती है तो वही एरोप्लेन पे मैंने इनको करते हुए देखा है। पैराडाइम शिफ्ट है। तो सर कानून है, एक शुरता अगर गुजर जाए या एक पुलिस वाला गुजर जाए तो आप सहम जाते हैं, क्योंकि फिर बख्शाइश नहीं है, मेरिट पे। यहाँ तो सर आप लोगों को कौन पकड़ेगा? आप जाते होंगे, काली शीशे नीचे उतारा, वो बेचारा स्कूटर वाले को पकड़ता है। इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान इस वक्त है और कराची की जो सूरत हाल है इस वक्त, कराची में जो मौजूदा हालात हैं,
एक मेयर कराची के रहे हैं, ये MNA हैं, आप गवर्नर रहे हैं, क्या वजूहत है कि हमारा कराची ऊपर नहीं आता है सर? जबकि रेवेन्यू हम सुनते हैं ये मरकज़ को 65% से ज़्यादा देता है, सूबे को 85% से ज़्यादा देता है। ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन क्या हो जाए? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन कराची में नहीं है कराची की, और पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है कराची को बेहतर करने का। क्यों ऐसा क्यों सर? 17 साल से मेरा ख्याल है कि वो उसको अपना घर नहीं समझते, कराची को। हाँ नहीं समझते। वो इल्ज़ाम तो ज़रूर लगाते हैं कि उर्दू स्पीकिंग लोगों के ऊपर, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, इल्ज़ाम ज़रूर लगाते हैं कि जी ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, ये अलहदा सूबा चाहते हैं, ये सूबे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वजूहत क्या हैं, क्यों लोग परेशान हैं, क्या है। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह जो हैं वो, मैं उनको कराचियाइट मानता हूँ, कराचियाइट मानता हूँ, क्योंकि वो कराची में पले बड़े हैं, कराची में उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो स्टैनफोर्ड चले गए, फिर वापस कराची आए, उन्होंने अपना करियर कराची में बिल्ड किया, घर कराची में है, फैमिली इधर है और यहीं रहते हैं, यहीं सारा कुछ है उनका, गमी खुशी सब इधर है। तो मैं समझता क्या हूँ मुराद अली शाह फैसला खुद अकेले करते होंगे सर कराची के मामलात में? चीफ मिनिस्टर तो है, करना तो चाहिए उनको, चीफ मिनिस्टर तो करना तो चाहिए उनको, और चीफ मिनिस्टर भी वो कोई साल 2 साल पुराने चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस तजुर्बेकार चीफ मिनिस्टर हैं, 15 साल से तो वो मुसलसल हुकूमत में है, वो मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब भी बड़े तगड़े वो समझे जाते थे। उसके बाद सर पीपल्स पार्टी को अगर हम निकाल दें थोड़ी देर के लिए, कराची ठीक हो जाएगा, कराची ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को यहाँ से 3-4 सीट मिलती है कराची की, फंड्स भी मिले और भी बहुत से, जैसे MQM को बहुत कुछ मिला, मेयर मिलशिप मिली, बहुत सी। अगर हम पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें कि जी पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, तो सर आप लोगों ने भी तो काम नहीं किया ना कराची के लिए। आज देखें ना क्या काम किया। देखिए, मैं आपने 2 बार जिक्र किया कि वसीम की तरफ के ये मेयर है, मैं समझता हूँ कि जितना बेबस मेयर मैंने वसीम को देखा है, अच्छा, यानी मैंने इसको यकीन माने कि मैंने इसको तड़पते हुए देखा है इसके लिए कि यार खुदा के वास्ते कुछ कराची के लिए फ़ंड दे दो। मैंने एक दिन इसके साथ बैठा, मैंने कहा वसीम ये बताओ यार कि ये क्या है, पैसों की आमदनी कितनी है, ख़र्चा कितना है। तो इन्होंने जो मुझे बताया तो सिर्फ तनख्वाहें हार्डली पूरी हो रही थी, तरक्याती फ़ंड तो था ही नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं था। और जो कुछ ये कर रहे थे थोड़ा बहुत इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, वज़ीर आज़म से मांग लिया। ये मांगे तांगे से तो कराची नहीं चलेगा, ना चलना चाहिए कराची मांगे तांगे से। हम भीख मंगे तो नहीं है। ये कराची पाकिस्तान का सबसे वाइब्रेंट शहर था, लोग पंजाब से पूरे मुल्क से छुट्टियां गुजारने सर अभी भी देखने आते थे कराची को। समंदर जाएंगे, लाइटें देखेंगे, सड़कें देखेंगे, वो सब तो बर्बाद हो गया। अभी हम किसी को पंजाब से कहते हैं कि यार कराची आ जाओ, हमारा बहुत ज़्यादा रहा है इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ जाना, सियासी तौर पे भी और कारोबारी भी। अभी मैं आज ही मौलवी साहब को कह रहा था कि वो हमें कहते जी आज रात अब उधर आ जाए, मीटिंग करनी है। मैंने कहा ज़रा इनको बोलें कि अगर कराची आ जाओ ना, तो ये 3 महीने अगले कराची नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि वीज़ा चाहिए, बिल्कुल मौत पड़ जाती है कराची का नाम सुन के कि यार इतना कौन जाएगा कराची, गंदा शहर है। कहते वो भी ठीक है, हमें भी शर्म आती है। तो आप सब अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं सर कि आप सब जिम्मेदार हैं? हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन अच्छा, गवर्नर के हैसियत में आपने काम किया, क्या गवर्नर, एक ज़माना था डॉक्टर इशरतुल इबाद शायद उनके पास कुछ इख्तियारात थे, जब आप आए थे तो आपके पास वो इख्तियारात थे या आपसे छीन लिए गए? सारे इख्तियारात ले लिए थे। मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं लगा सकता था, वो भी उन्होंने बिल पास कर लिया था कि चीफ मिनिस्टर लगाएंगे। एक इदारा है वहाँ पे CPLC जो गवर्नर के नीचे बना था और गवर्नर को रिपोर्ट करते, वो भी छीन लिया था। एक गवर्नर के पास इख्तियार था कि वो एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर मांगता है उसको अपॉइंट करे या ना करे, वो भी उसका इख्तियार था, वो भी छीन लिया था। सो बेसिकली तो कोई गवर्नर के पास कोई यहाँ तक आगे थे कि ये असेंबली का इजलास भी उन्होंने बगैर गवर्नर के साइन के कन्वीन किया। अच्छा, सो देयर वाज नथिंग। अच्छा, यही पंजाब की यही सूरत हाल है या उनके पास इख्तियारात मौजूद? नहीं, उनके पास है, पंजाब के गवर्नर के पास। मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मेहमान हमारे सामने हैं, हम चलते हैं। अभी मैं पूछ रहा था वसीम भाई से कि आपकी सीट होती थी कोई MNA की सीट 21 के करीब, 51 आपके MPA मिला के होते, 25 MNA और 51 आपके 7 सेनेटर और 7 सेनेटर।
कराची ने तो आपको दिया सर। देखें अभी जो अब ऐसा लग रहा है कि ईद के प्रोग्राम से हट के हम गवर्नमेंट के पीछे लग गए हैं। तो लगेगा। खैर, ये होना भी चाहिए, उनको आईना दिखाना चाहिए। ये जो एक डिवाइड, अभी आप इमरान भाई से बात कर रहे थे महाजिर वाले लफ्ज़ पे, सोचना ये चाहिए यहाँ ये नौबत आई क्यों। ठीक है, इसको पीछे जाके देखना तो चाहिए। उर्दू का जनाजा है, बड़ा धूम से निकले, उसके बाद लिसानी बिल, फिर उसके बाद कोटा सिस्टम, फिर उसके बाद आपने ख़ुद डिवाइड किया अर्बन एंड रूरल सिंध। ये पंजाब में तो नहीं है, सरहद में भी नहीं है, ये यहाँ क्यों है? इसको बड़े लीडरों को ख़त्म करना चाहिए था ना, इस तासुर को नहीं किया गया, बल्कि और आग लगाई है। तो आप लोगों ने भी तो सपोर्ट किया इसको। सुने नहीं, हमने किया नहीं सर, पार्लियामेंट में जो सुने, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अभी यहाँ आपने पूछा कि आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। क्यों? मेरे पास पावर था ही नहीं। तो मेयर फिर क्यों रहे आप? रिजाइन करते थे? मैं अगर रिजाइन कर देता तो सारी सीटों पे ये एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते, जो अब थोड़ा सा बहुत देख भी रहे हैं ना, जो मैं थोड़ा बहुत कर भी लेता था, वो भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, इसके रीजंस हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पास सारे पावर्स होते हैं। 18 साल हो गए। ठीक है, बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में मुझे याद है, मैं एमपीए भी था। इंटीरियर सिंध से एमपीएस जब असेंबली होती थी कराची में, तो वहाँ से वो यहाँ आते थे असेंबली अटेंड करने, और असेंबली के सामने एमपी हॉस्टल है, वहाँ ठहरते थे। बिल्कुल। ठीक है, अब ये आलम है कि इंटीरियर सिंध से जीता हुआ आदमी सारे कराची में ही रहते हैं, डिफेंस में। सब माशाल्लाह ठीक हो गए, सब ठीक हो गए ना। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं रहता, उसके बावजूद कराची इस एमपी हॉस्टल में कोई नहीं रहता। अब अपने अपने घर हो गए ना। पहले ये है एमपीए अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहते थे। जो लोग वोट डालते हैं इनको, उनकी लिविंग देखी है कभी? लाड़काना में मेरे सिंधी भाई की लिविंग देखी है आपने? दादू में लिविंग देखी है कैसी है? ना पीने का पानी है, ना हेल्थ है, ना सड़क, कुछ भी नहीं है ना। वो लिविंग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? एमपीएस वहाँ क्यों नहीं रहते? ये तो जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इनके लीडरान हैं, उनको सोचना चाहिए ना, ये एमपीए कराची में डिफेंस में क्यों रह रहा है? फिर भी डालते हैं उनको वोट, उनको पड़ता है सर। वोट तो तरीका है, वो तो सबको पता है ना। कैसे पता है सर, बताए ना। सारों के शनाख्ती कार्ड उनके पास ही होते हैं। वो क्लेम करते हैं कि लोग हमें वोट डालते हैं। नहीं, अब भी आपको बताया जाए कि वोट कैसे पड़ता है, तो हद है ना। फिर तो वोट तो पड़ जाता है अब। तो खैर, पॉइंट ये है कि जिम्मेदारी जिनके पास सारे पावर होते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं हमारी जब जिम्मेदारी थी, हमने कराची में काम करके दिखाया। मुशर्रफ के ज़माने में कराची डेवलप हुआ। उस वक्त हमारे पास पावर्स थे, हमारे पास फंड्स थे, वो जो लगे नजर आए। वो अब वज़ीर आला उस ज़माने में अरबाब रहीम साहब थे, और इशरतुल लिबास साहब गवर्नर थे। काम किया गया ना। और मेयर साहब जो हैं वो एमक्यूएम से ताल्लुक थे। हम सारे मिनिस्टर्स थे, हमने हेल्प भी की उनको, क्योंकि कराची की बात थी, हैदराबाद की बात थी, इंटीरियर सिंध की बात थी, सारी जगह तरक्की हुई है। मगर यहाँ विल नहीं है। लेकिन अब तो मेयर भी आपका नहीं है सर। नहीं, मेयर की बात नहीं कर रहा। मेयर अगर है भी तो वो काम नहीं कर सकता ना। नहीं, पावर उसके पास नहीं है। उसके पास, अच्छा, जो मेयर पीपल्स पार्टी का, उसके पास भी नहीं, कुछ भी पावर नहीं है बेचारे के पास। भाई पॉलिसी बनती है ऊपर, वो बताते हैं आपको कि आपको जो बजट आ रहा है, सारे इख्तियारात तो सर सूबों को मिल गए हैं, तो उन्होंने अपने पास रखे ना। जो एनएफसी से पैसे आते हैं वो उनकी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समझे ना। केएमसी को अलग से पैसे नहीं मिलते जैसे पहले डायरेक्ट मिला करते थे। तो ये मेयर भी बस हैं बेचारे, कर कुछ आप समझते हैं ये मेयर के पास भी इख्तियार नहीं, कुछ भी नहीं। सारे, चाहे पीपल्स पार्टी गई क्यों ना, सारे डिपार्टमेंट्स तो लोकल गवर्नमेंट में आते थे ना। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। मैं आगे आता हूँ। अच्छा सर, देखें, जहाँ मैंने बात कही, कराची की बात की, आपने निकाली थी। कराची में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने काफ़ी काम किया था एक ज़माने में। काफ़ी इलाके हैं, रोड्स हैं, स्टील मिल्स हैं, फला है, कहा जाता है काफ़ी काम किया। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी मुतवातिर 17 साल से इस वक्त है, और आपने सही कहा कि कंटिन्यूस चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद है। लेकिन इतना फंड्स है, खुद सिंध अर्न करता है, कराची इतना देता है, मरकज़ से एनएफसी अवार्ड के हवाले से मैं देख रहा था, तकरीबन उनको 51.7 तो पंजाब ले आता है, 24.5% सिंध को मिलता है। क्या है? देखिए, एक जो आपने कहा ना, भुट्टो साहब की बात की, भुट्टो साहब भी कराची के ही थे, ठीक है ना। और उनकी बेगम साहब भी कराची में आ गई थी, वो तो महाजिर थी, वो कराची आ गई थी। बेनज़ीर साहिबा भी कराची में रहती थी, ठीक है ना।
आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी सारी जवानी कराची में गुजरी, ठीक है ना। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी और मैं कहूँगा MQM दोनों का दारुल खिलाफा कराची है, हेड ऑफिस। देखे ना, PMLN का दारुल खिलाफा है पंजाब, लाहौर। उन्होंने तो लाहौर को ज़मीन आसमान बदल दिया। मेरे तो सामने की बात है, वो बत्तियां देखने आते थे, आज हम रोड देखने जाते हैं। फ़र्क ये हो गया। देखिए ना, ये तो यहाँ पे नाअहली है या पता नहीं क्या है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह ये तो मैंने तो बचपन से देखा है इन सबको इधर। देखिए ना, मैंने तो जरदारी साहब को भी इधर ही देखा है, ठीक है ना। जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब का जो 70 क्लिफ्टन वो इधर ही था। तो हमने तो कराची को देखा है। अब मैं तो उस दौर का आदमी हूँ जो कि कराची को रोड को धुलते हुए देखा है। और जो है कराची हर 10 साल में तबाह होता गया। मैं आपको बताऊं, 70 का कराची बेहतर था, लाइनों में पानी आता था, गटर का इशू नहीं था, एजुकेशन बेहतर था, बिजली का कोई बहरान नहीं था, सड़कों का कोई इशू नहीं था। 80 में फिर मजीद ख़राब होने लगा। ये आते आते आप ये देखें 30-40 साल में तबाह कर दिया कराची को। आप किसी भी आदमी से पूछे कि 70 में कोई बिजली का इशू था, कोई गटर का लाइन का इशू था? नहीं था, 80 तक नहीं था। पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं था। आप मुझे बताएं ना, 70 में तो ट्राम चल रहे थे इधर, ये ट्राम चलता था MA जिन्ना रोड पे। तो चीजें जो है बिगड़ती चली गई। सिंध पे, अगर सिंध के आप गवर्नर रहे हैं तो कराची से भी बता रहे थे कि कराची के हालात तो ख़राब हैं ही हैं, लेकिन सिंध के दूसरे शहर और गांव के हालात भी अबतर हालात हैं। कोई बेहतर हालात नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि कराची इग्नोर हुआ और हैदराबाद बना दिया या कराची और हैदराबाद को सिर्फ महाजिर दुश्मनी में इन्होंने, या कराची दुश्मनी में नहीं। ये इसको इस तरह तो नहीं ले सकते। इनका वर्किंग स्टाइल ही यही है बस, किसी जगह पे नहीं करना। कोई नहीं। हालांकि मुझे बड़ी उम्मीद और तवक्को थी मुराद अली शाह से कि वो एक बड़ा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ शख्स है। वो कोई जैसे लल्लू पंजू टाइप नहीं है। और जो बैरिस्टर हमारे मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो तो है ही कराचीआइट, सेकंड जनरेशन इन पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी की, फौजिया वहाब साहिबा के वो साहबजादे हैं। तो मुझे उम्मीद थी, हालांकि जिस तरह वो मेयर बने उससे हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि क्योंकि वो दस्ते रास हैं चीफ मिनिस्टर के और कराची से ताल्लुक़ रखता है, तो शायद इसको कराची का बड़ा दर्द होगा और सारा। अब लेकिन एक बहस हासिल है। अगर हम बात करें, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कराची के मेयर और सिंध के वज़ीर आला की कारकर्दगी पे इत्मीनान का इज़हार किया है। हो सकता है उनको इत्मीनान हो, वो उन कोई ऐसी जगह दिखाई हो जो हमारी नज़र से ओझल है। हमारा तो इत्मीनान नहीं है। आप कराची में ब्रॉड बेस्ड एक अपने ये सारे आपके चीते खड़े हैं, इनको भेजें कि रोड पे जाएं, जाके लोगों से अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें उनके तासुरात, और अनबायस आप दिखा लें कि कितने लोग कराची के सारे मामला से मुत्तफ़िक हैं। यहाँ आप सड़क पे निकलें तो लगता है जंग यहाँ हो रही है। दोनों साइड पे कूड़े करकट के और डेब्रीज़ के ढेर आपको नज़र आते हैं हर तरफ। आपको कहीं ग्रीनरी या कोई दरख्त लगे हुए या कोई खूबसूरत चीज़ नज़र नहीं आई। 22,000 अरब रुपए कहाँ गए सर? प्यारों के पेट में गए और कहाँ गए? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? तो आप गवर्नर थे, आप पेट से निकाला क्यों नहीं सर? गवर्नर थे, नैब के चेयरमैन थोड़ी थे। नैब का चेयरमैन निकाल लेगा सर? निकालना तो चाहिए नैब के चेयरमैन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है पाकिस्तान में। हमने कभी होते हुए देखा। क्या चीज़ ऐसी है सर जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है? हम आवाम का नहीं सोचते हैं, लोगों का नहीं सोचते हैं, उस शहर का नहीं सोचते हैं जो शहर कमा के दे रहा है सर। कॉमन इंटरेस्ट लोगों का जनरेट हो गया है, वो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, सियासतदानों में हो या और कहीं, और वो कॉमन इंटरेस्ट जो है वो पैसा है। मैं ज़रा एक ब्रेक पे जाने को कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी सर। इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर की तब्दीली हुई है और आप भी गवर्नर रहे हैं माशाल्लाह। PMLN ने गवर्नरशिप ली, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और फिर निहाल हाशमी साहब एक कारकुन है, उनको मौका दिया गया है। नहीं, अच्छा है। PMLN ने अपने एक दरीना कारकुन को, पुराने कारकुन को मौका दिया है और ग्रास रूट लेवल के वर्कर से उसने काम शुरू किया, उनको लेकर आए।
अच्छा आई होप कि वो कोई कर पाए कराची। इख्तियारत ही नहीं है सर, क्या करेगा इख्तियारात तो वो प्राइम मिनिस्टर से ड्राइव करेगा ना, इख्तियारात मेरे पास भी नहीं थे। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि सबको पता था कि जी ये अच्छा, आप उसी ज़माने में गवर्नर थे जब वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब थे। जाहिर है, तो फिर तो आप इमरान, मसलन आप भी वज़ीर आज़म हुए ना सर, तकरीबन। लेकिन फिर भी कराची में कोई काम आप नहीं कर सके। नहीं देखें, ये सूबे की ताकत बहुत है। कराची का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम हमने बनाया, ठीक है। उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी उस पर भी मेरी तख्ती लगी हुई है, और जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो भी मैंने की, रिबन भी मैंने काटा उस दिन। उसका रोलिंग स्टॉक भी हम लाए, उसके सारे हमने वो जो अभी मैं देख रहा था वो कौन सा, वो वसीम ने भी, और वो जो मैं देख रहा था कि वो जो आग वाग बुझा रहे थे, वो जो फायर ब्रिगेड्स वाले, उसमें सुना है कि आप लोगों ने ही काफ़ी इसमें, मैं वही उसी तरह बात है, फायर टेंडर्स 52 फायर टेंडर्स हमने दिए उसके रीफिलिंग के सिस्टम के लिए। जो लेकिन महमूद साहब तो ये एग्री कर रहे हैं कि जी 22 सीटों के बावजूद वज़ीर आज़म भी था, एक दिन रहा, आपने बताया वज़ीर आज़म के रहने कराची के लिए काम, वज़ीर आज़म के रहने से यहाँ 10 दिन रह जाते, क्या कौन सा कराची चेंज होना था? कराची तो चेंज होना था कि कराची को पैसा मिले और वो कराची पे लगे। यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कराची के लिए हमने फंड्स एलोकेट कराए, कोई मेरा ख्याल है 400 या 450 अरब रुपए, और वो एलोकेशन भी हो गई और सारा कुछ हो गया, और चीफ मिनिस्टर ने इनकार कर दिया एनओसी देने के लिए फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि जी अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने करने हैं इस लेवल के, कि सड़क बनानी है, गटर के ढक्कन लगाने हैं, यही सारे प्रोजेक्ट्स थे ना, क्योंकि कराची तो इन्हीं चीज़ों में तड़प रहा है, कचरा उठाना है, ये सारा। तो ये सारा काम फेडरल वफाक का नहीं है, ये हमारे थ्रू एग्जीक्यूट हो, आप हमें पैसे दें, अपना आप काम। किसने कहा था? ये सिंध गवर्नमेंट। हाँ, उन्होंने कहा जी ये आप, उन्होंने रोक दिया, वो पैसा लैप्स हो गए, वापस चले गए। सो इसी जंग में और कश्मकश में रहा मामला कि जी कौन करेगा, किसका झंडा लगेगा। तो जो हो सकता था बग़ैर इनके सिंध गवर्नमेंट के, वो मैंने जो लो हैंगिंग फ्रूट था ना, मैंने वो प्रोजेक्ट्स निकाले जिसमें ग्रीन लाइन का अप्रूव प्रोजेक्ट था, लैंड एलोकेशन हो चुकी थी। तो मैंने कहा इसमें कोई हमें रनखा नहीं पड़ेगा, ये हम फौरी तौर से कर सकते हैं। तो उसके फंड्स लेके वज़ीर आज़म से उसको एग्जीक्यूट करवाया। फिर हमने फायर टेंडर्स की यहाँ बुरी हालत थी, अभी भी जब हम फायर टेंडर्स आ गए ना, तो जब हमने जाके वो फायर ब्रिगेड के जो वो थे स्टेशन, फायर स्टेशन, वहाँ जाके देखे तो उनका तो हालात ही बहुत ख़राब थी। हमें समझना है कि अब ये होगा क्या, ये भी जाके डंप हो जाएंगे। तो हमने फिर एक स्कीम निकाली कि जितनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है ना कराची की, कुरंगी एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन, लांडी, हमने सारों को बुलाया और हमने इनको कहा कि जी हम 2-2 फायर टेंडर्स आपको देंगे, प्रोवाइडेड आप इस मॉडल का फायर स्टेशन अपने खर्चे पे आप लोग मिलके बनाएं, तो हम आपको फायर टेंडर्स दे देंगे। फिर उन्होंने जब वो बना लिए तो फिर हमने उनको फायर टेंडर्स दिए, एक बड़ी तकरीब की। हमने डीजी रेंजर्स को भी 2 फायर टेंडर्स दिए, हमने एयरपोर्ट पे खड़े किए, हमने पूरे शहर में स्कैटर्ड उसको कर दिया, जिसका नतीजा आज आप देखते हैं आग लगती है तो फायर टेंडर्स पहुँचते हैं वहाँ पे। ये बड़ा काम कर दिया आपने सर, है 22 सीटों के ऊपर पूरे वजीर आजम की एक बहुत ताकतवर पोजीशन गवर्नर के साथ, माशाल्लाह। महमूद साहब, क्या फ्यूचर देख रहे हैं कराची का सर? और माशी तौर पर भी मैं ज़रा पूछना चाहूँगा सर कि कराची के बिजनेसमैन के क्या हालात हैं इस वक्त सर? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कराची की, अब हकीकत पे हम आ जाते हैं। देखिए, जो भी ठेका जाता है ना, इसमें 55% तो किकबैक है, बड़े ओपनली आपको कहता हूँ। 10-15% टैक्स है। कौन लेता है सर? सारे ये एमपीए से भी शुरू होता है और हर दौर में बिल्कुल एमपीए पूरे लाइन तक चलता है। और ठीक है ना, ऊपर तक कहाँ तक जाता है? ऊपर तक नहीं, ना एमएनए नीचे तक फिर जाता है। नीचे तो चढ़े, ऊपर बताएं मुझे सर, मैं नीचे वालों को कब तक देखिए, एमएनए जो है ना, अगर कराची, ऊपर वाले बताएं सर। ऊपर वाले मिनिस्टर्स में होंगे। और देखिए फिर उसके, मैं आपको बताऊं, ऊपर ले जाए ना मुझे, मैं नीचे नहीं, ऊपर फिर आप चीफ मिनिस्टर, नीचे बेचारा वो कांस्टेबल भी ले लेता है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हर आदमी अपने हिसाब से पैसे ले रहा है। ये अगर पूछ ले जाए तो उसका जवाब सही आएगा सर? देखिए, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इस सोच पे चल रहे हों कि समंदर के पास उसको मना किया रहने के लिए, एक प्राइम मिनिस्टर को पहाड़ के पास रहने के लिए मना किया, वो उस पे चल रहा है, तो क्या हाल होगा इस कौम का? मतलब ये हम किन के हाथों में? ये आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमले हो रहे हैं। नहीं, आप पे नहीं हो रहा, आप पे नहीं हो रहा। आप ईद है, मिठाई खाएं आप। नहीं, आप पे नहीं किया मैंने, मैं खुल के बात कर लेता हूँ, मैंने उन पे नहीं किया। मैं तो उससे हटके और बहुत सारे हैं, ये तो अभी वो तो इनकी पहली दफा की बारी थी। एक ही है।
अरे सर पहली दफा की बात है। इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया था। इससे पहले बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं जो समंदर के पास नहीं रहते और पहाड़ के पास नहीं रहते, और उसके बाद हाल देख लें। अरे सर एक बात बताओ, मैं अगर यहाँ पे नाम लूं और 15 साल पहले उनके वालिद साहब क्या थे, आप बताएंगे सर? अब पता नहीं, हमें पता भी होगा नहीं होगा सर तो फिर आप कैसे कह रहे हैं सर कि 15 साल? आप सहाफी हैं, आप करें ना सवाल। मतलब आप जानते तो होंगे ना सर? हाँ, नाम तो सुना हुआ होगा। सर मैं नाम लूं और पूछूं कि इनके अब्बा क्या करते थे, तो आप तीनों बताएंगे सर इनके अब्बा क्या करते थे? अगर पता होगा तो बताएंगे। हमारा कॉमन जवाब होगा कि हमें नहीं पता। नहीं, अगर पता होगा तो बताएंगे भाई। देखिए क्यों नहीं बताएंगे? तो फिर सवाल तो आप उठा रहे हैं ना मेरा सर। इस पे ये है कि देखें, अगर किसी के वालिद क्या करते थे, ठीक है ना, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। देखिए उसकी वजह ये है कि आप अमेरिका में चले जाएं, किसी के क्या, मगर ये जरूर है कि भाई इतने टैक्स आपने के पास, अगर मेरे पास 5 अरब रुपए है तो मुझे जस्टिफाई करना चाहिए ना। अगर इस मुल्क को सही करना है तो जिसके पास जो आज पैसा है ना, उससे जस्टिफिकेशन पूछा जाए। लैंड क्रूजर रोड पे चल रही है, उसको रोका जाए, उन्होंने कहा बेटा ये 6 करोड़ की गाड़ी है ना, तो ये इस पे तुम्हारा टैक्स कितना दिया हुआ है, तुमने लिया कहाँ से है? देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ अंडर इनवॉइस चल रहा है। आप 50 करोड़ का प्लॉट ले लें, आपको 5 करोड़ दिखाने हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जब तक चेंज नहीं करेंगे, सर पूछेगा कौन? अब पूछेगा, देखिए आज करेगा कौन? देखिए आज नहीं तो कल तो फिर इस मुल्क को कैसे जिम्मेदारी डल सकती है हाँ। किसी पे? ये पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा तो नहीं, फिर हम पे कैसे जिम्मेदारी डल रही है? फिर डलेगा कैसे सर? नहीं डल सकती ना। जिनका हल्का गिरबान है उन्हीं को पकड़ा जाएगा ना। एक तो कराची टैक्स देता है, फिर एक NFC से पैसा आता है सिंध में, ठीक है। 2 सड़कें हैं, कराची हैदराबाद की सड़कें, मोटरवे क्यों नहीं बनाते? सब वफाक पे क्यों डालते हैं? बना के अलग करें ना, इतना पैसा आता है। A4 का भी तो सर देखें ना, उसको भी छोड़ दें। कराची हॉक्सबे भी सड़क जा रही है ना, उसको बना लें यार, उसको भी नहीं बना सकते आप। सर लाड़काना वाली सड़क बनवा दें, थर वाली बना दें, कुछ तो करो। तो ये हैदराबाद सक्कर वाली हाईवे बना लें कुछ। अच्छा सर बस बिल्कुल टाइम मेरे पास नहीं है, आप दोनों तीनों से आता हूँ, एक मिनट आपके पास है सर। सोल्यूशन क्या है कराची के लिए? मैं ज़रा सा कराची में शो कर रहा हूँ, कराची की आवाम आपको देख रही है, मुल्क की देख रही है, लेकिन मैं सिर्फ कराची पर्टिकुलर। सर सोल्यूशन? इन्होंने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था सोल्यूशन। सर फिर दोबारा पूछ लेता सर कराची की रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कराची इज रिक्वायर्ड। इस वक्त नहीं है? इस वक्त नहीं है। कौन है सर रियल रिप्रेजेंटेशन? आई डोंट नो, लेट पीपल डिसाइड। मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, ये कह रहे हैं ये है, वो कह रहे हैं वो है, लेट पीपल डिसाइड। हम तो सारे समझते हैं फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, रियल रिप्रेजेंटेशन, और कराची का हिस्सा बराए जुस्सा कराची को मिलना चाहिए। महमूद साहब। मेरा तो जरा मुख्तलिफ है। मैं कहूँगा क्या है? 500 आदमी को टांग दें, 500 आदमी टांग दे, ये मुल्क बिल्कुल सही हो जाएगा। मसलन हर तबके से, हाँ हर तबके से, मैं एक तबके का नाम नहीं। आप समझते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ 500 लोग करप्ट हैं? नहीं, वो 500 लोगों को टंगने के बाद, जैसे अभी आपने शुरू में कहा था कि दुबई में शुरते से लोग डरेंगे ना, तो वो इम्पैक्ट जो पड़ेगा तो वो चीजें सही हो जाएंगी। जी सर। डॉक्टर साहब, असल है करप्शन। कराची बदकिस्मती से ना चोर यहाँ का है, ना पुलिस वाला यहाँ का है, तो कोई भी नहीं है सर यहाँ का कोई भी नहीं है यहाँ का, सिर्फ लुटने वाला है यहाँ का। हाँ, लुटने वाला यहाँ का है, बस दैट्स ऑल। तो ये उनको निकालें सर। करप्शन मेरिट पे लेके आए चीजों को, मेरिट पे लेके आए चीजों को, सब ठीक हो जाएगा। आपके जितने भी मेडिकल, जितने भी डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, सब चीटिंग। आपकी और उनकी बात, वो आपने वो भी मेरिट पे आप वो टांगना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, छोटा वाला भी है। छोटा कह रहे हो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जाहिर है टाइम हमारे पास लिमिटेड था, कुछ गुफ्तगू थी, कराची बहुत इंपॉर्टेंट था। जनाब इमरान इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। महमूद मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।